नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट अप्रोच। कार्ल मार्क्स राजनीति विज्ञान के उन सर्वप्रसिद्ध विचारकों में आते हैं जिनका इम्पैक्ट पॉलिटी और इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट पे पड़ा और औद्योगिक क्रांति के बाद का जो समाज है उसके अनुरूप जो विचारधारा थी उदारवादी, उस विचारधारा के उपरांत श्रमिकों के हित में जिस विचारधारा ने श्रमिकों को एकीकृत होने के लिए प्रेरित किया, समाज के दीनहीन वर्ग को पूंजी संरचना के आधार पर, आर्थिक संरचना के आधार पर केंद्रित होने, हितों के समरूप होने के आधार पर चेतना के संचार का दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स इस रूप में सदैव प्रासंगिक हैं। उनकी आइडियोलॉजी मार्क्सवाद कहलाती है और कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि चाहे आप उनको देवता के रूप में या फिर शैतान के रूप में, परंतु आपको उनको याद करना पड़ेगा। जब भी पूंजी, श्रमिक हित, समाज के शोषित वर्ग की बात आएगी, ये विचारधारा और इस विचारक का नाम सदैव सामने आएगा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के ट्रियर नगर के रहने वाले थे और इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। ये यहूदी थे। मूलतः ये जर्मनी के दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और इन्होंने इतिहास भी लिखा और राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में तो हम इनका अध्ययन कर ही रहे हैं और समाज विज्ञान पे भी इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो एलिनेशन पे हैं, अलगाव का सिद्धांत इन्होंने दिया, किस तरीके से मशीनीकृत समाज में व्यक्ति एकाकी हो जाता है, अपने आप से उसका एलिनेशन हो जाता है, सोसाइटी से एलिनेशन हो जाता है, नेचर से एलिनेशन हो जाता है। इस रूप में ये समाजशास्त्री भी हैं, पत्रकार, और सबसे बड़ी इनकी देन जो है ये प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी थे और ये इन्होंने अपना अध्ययन जर्मनी में किया। हिस्ट्री और लिटरेचर और फिलोसफी का इन्होंने अध्ययन किया और ये हीगल के दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी के बेस पे हीगल से प्रभावित होके हीगल के द्वंद्ववाद से इन्होंने अपने फ्यूयरबाख के भौतिकवाद दोनों को संश्लेषित करते हुए इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस पे सीधा सीधा असर हीगल का इस कॉन्सेप्ट पे नज़र आता है। इसके अलावा ये कुछ समय फ्रांस में भी रहे लेकिन वहाँ से निकाल दिए गए। फिर इन्होंने कम्युनिस्ट लीग के निर्माण का कार्य किया और 1847 में इन्होंने, इनके मित्र थे एंजिल्स, उनके साथ मिलकर इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में इन्होंने प्रकाशित किया, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, और 47 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र जारी किया।
ये समाजवादी क्रांति के उद्बोधक थे, प्रेरक थे, और जर्मनी के होते हुए ये फ्रांस में, उस समय उसको प्रशा बोलते थे, वहाँ रहे और फाइनली ये फिर लंदन चले गए और वहाँ जाके इन्होंने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी, पर सबसे फेमस जो मैंने कहा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी रचना है। बाकी इनकी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें एलिनेशन थियरी और नियो मार्क्सिज्म के नाम से भी हम उसको पढ़ते हैं। ये बाद में बहुत लेटर ऑन प्रकाशित हुई उनकी मृत्यु के बाद। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है 1844 में लिखी इन्होंने। इसके अलावा 18 ब्रूमायर करके भी इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने फ्रांस में क्रांति का जिक्र किया है और इन्होंने समझाया है कि कैसे उनका कॉन्सेप्ट बीच में उसमें हर्डल्स आती हैं। वस्तुतः मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स और एंजिल्स इनकी द्वारा इनकी साझा जो रचना थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल या द कैपिटल या पूंजी, इन दोनों बुक्स में जो आइडियोलॉजी मिलती है उसको अपन मार्क्सवाद कहते हैं। और मार्क्सवाद क्या है? ये राज्य को एक कृत्रिम संस्थान मानता है, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक रचना नहीं है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक संस्थान नहीं है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, अपने आप नहीं बनी है, अस्थायी है, टेम्पररी है। यानी ये स्टेट सेल विदर अवे, ये कहते हैं कि राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य हमेशा से नहीं है। ये शक्तियों का केंद्रीकरण है और पूंजीपति वर्ग के हित में है। इसलिए पूंजीपति वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए सेना, पुलिस इत्यादि न्यायिक संस्थाओं का निर्माण कर लिया। तो ये सदैव नहीं रहेंगे। जिस दिन श्रमिक वर्ग चेत जाएगा, चेतना आ जाएगी और साम्यवादी क्रांति होगी, उसी दिन से इस वर्ग का खात्मा हो जाएगा और इस वर्ग का पोषण करने वाली शोषणकारी संस्था जो है राज्य, उसका भी नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। और राज्य वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था है। मतलब सोसाइटी में दो तरह के क्लासेस हैं, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट। जिनके पास है वो शोषक हैं, जिनके पास नहीं है उनका शोषण किया जा रहा है, वो शोषित हैं। तो एक्सप्लॉइटेड जो हैं, हैव्स नॉट जो हैं, उनमें जिस दिन चेतना आएगी वो साम्यवादी क्रांति करेंगे और उसी दिन से फिर कुछ समय के लिए राज्य संस्थान बना रहेगा ताकि इक्विलिब्रियम आ पाए, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स का लेवल आ पाए और उसके बाद राज्य का खात्मा हो जाएगा। तो मार्क्स ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो वर्ग के आधार पर हुई है और वर्ग में एक वर्ग के हितों का पोषण होता है और दूसरे वर्ग के हितों का नुकसान होता है, दूसरे वर्ग का शोषण होता है। और इसी रूप में राज्य जो है वो राज्य और उसके द्वारा किया जाने वाला शासन, सरकार, ये सारी संस्थाएं जो हैं राज्य के प्रत्येक मशीनरी, वो शोषण का यंत्र हैं और वो शोषित वर्ग का शोषण करते हैं और वो पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने का यंत्र है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा और जिस दिन वर्ग चेतना आएगी, और वर्ग चेतना से तात्पर्य है जिनका शोषण हो रहा है वो हैव्स नॉट, मजदूर वर्ग हैं, वो एक हो जाएंगे तो वो खूनी क्रांति कर देंगे और खूनी क्रांति करके वो सत्ता में आएंगे और अंतरिम काल में सरवारा वर्ग की तानाशाही रहेगी और इस तानाशाही में वो इक्विलिब्रियम लाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़, योग्यता के अनुसार उसको प्रत्येक को और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जा सके। तो इसमें राज्य जो है उसके सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में हेलोवेल मानते हैं कि इस ट्रांजिशनल फेज़ में ये भी एक टेम्पररी फेज़ है। मतलब इसके बाद फिर क्या है, राज्यहीन या वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी
और इसीलिए ये विचारधारा है, ये राष्ट्रवाद का विरोध करती है और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। अब अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में ट्रांजिशनल टाइम में हेलोवेल मानते हैं कि क्या होगा, उसमें जमींदारी उन्मूलन का कार्य होगा ताकि किसानों को उनका हक मिल सके, क्योंकि किसान भी हैव्स नॉट में है, मजदूर भी हैव्स नॉट में है, और आय यदि आपकी तेज़ी से बढ़ती है तो उस पर उतना ही ज़्यादा आयकर लगेगा, उत्तराधिकार सबके समाप्त हो जाएंगे, और संपत्ति जो है, कोई यदि देश छोड़ के कहीं बस गया है तो उनकी विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, मजदूरों बच्चों से मजदूरी यदि करवाई जा रही है तो उस पर रोक लगा दी जाएगी और उनको निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा दी जाएगी, संचार और परिवहन के साधनों पर राज्यों का पूरा स्वामित्व हो जाएगा, सरकारी और राष्ट्रीय बैंक जो भी हैं तो वो सब क्या है, सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे। इस तरीके से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में एक तरीके से इक्विलिब्रियम लाने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद फिर राज्य जो है वो उसका लोप हो जाएगा। तो राज्य की भूमिका ये अपन दो तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा में देख सकते हैं कि पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवस्था में राज्य एक शोषणकारी यंत्र मात्र है, जबकि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में उसी शोषणकारी यंत्र का प्रयोग जिन लोगों का शोषण अब तक होता आया था उनको राहत पहुंचाने के लिए होगा, उन पूंजी का साम्य स्थापित हो जाए और आय के साधनों का इस तरीके से नियोजन हो जाए, आवंटन हो जाए कि उससे ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क की बजाय, यानी प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी काम के अनुसार जो देने की बात थी उसकी बजाय अब ये बात आए कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़, यानी उसकी योग्यता के अनुसार तो उससे काम लिया जाएगा, बट ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, काम के अनुसार उसको पे नहीं किया जाएगा, उसकी बजाय क्या किया जाएगा, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पे किया जाएगा। यानी इस तरह का एक इक्विलिब्रियम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में लाने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद राज्य संस्था का लोप हो जाएगा। राज्य का अंत नहीं है ये राज्य का लोप है। इसमें वर्ग भेद मिट जाता है और उत्पादन जो है, उसके संसाधन हैं, उस पर उनका संकेंद्रण जो था वो मिट जाता है और उस समय सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक स्वरूप खो देती है। इस रूप में ये राज्य का अंत न होके राज्य का लोप है। परंतु इस विचारधारा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि राज्य वस्तुतः एक प्राकृतिक संस्थान है। राज्य विकास क्रम से बना है। राज्य का लोप एक एनार्की का विकल्प देता है, अराजकता का। तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जब एनार्की रही हो, तो ये अनैतिहासिक है, हिस्टोरिकल ट्रुथ नहीं है। कभी इतिहास में ऐसी साक्ष्य नहीं मिलते कि इस तरीके से राज्य स्थापित होके और उसका विलोपन हो गया हो। और राज्य वस्तुतः शोषण का यंत्र नहीं है। राज्य तो मानव की भलाई करने वाली संस्था है। तो राज्य वर्गीय संगठन नहीं है, राज्य तो एक नैतिक संगठन है। और राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु नहीं है। आज के दौर में तो राज्य उनका मित्र है। राज्य पॉजिटिव एक्शन की ओर चलता है। राज्य का स्वरूप निरंतर वृहद होता जा रहा है और वो दीनहीन वर्ग जो हैं, वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, न्यून वर्ग जो हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की स्कीम्स चलाता है, उनको स्पॉन्सर करता है, उनको डेवलपमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। इस कारण राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु नहीं है। राज्य अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसी तमाम चीज़ें स्पॉन्सर करता है अपनी लेजिटिमेसी को बनाए रखने के लिए। और राज्य कोई टेम्पररी इंस्टीट्यूट नहीं है, राज्य सदियों से है। राज्य एक परमानेंट इंस्ट्रूमेंट है। और राज्य
कि ये विलीनीकरण या लोपन की जो अवधारणा है ये बिल्कुल कल्पना पर आधारित है, ये इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं होती है। और मार्क्स इस मामले में प्रजातंत्र को नहीं समझ पाया, डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाया, जबकि डेमोक्रेसीज वर्ल्ड में निरंतर बढ़ती जा रही हैं और मजबूत होती जा रही हैं, इसलिए उनका विलोपन नहीं हो सकता। और राष्ट्रवाद का बुरा रूप हो सकता है मार्क्स ने कल्पित किया हो, परंतु राष्ट्रवाद वर्तमान में तो जीवन की महानतम शक्ति है जिसके बेस पर लोग विकास करते हैं, अपने भूमि से, अपनी सरकार से लगाव महसूस करते हैं।